सभी बच्चों का फिजिक्स ट्यूटोरियल 11 फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी त्वरण पर, यानी कि एक्सिलरेशन। त्वरण क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी स्थिर वस्तु पर या किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाते हैं, कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बल लगाने पर या तो उस वस्तु के वेग में अथवा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है। और जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। अर्थात हम लिखते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल ए से। अब बात आती है वेग में परिवर्तन की। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v1 से गतिमान है और जब वस्तु पर बाह्य बल लगता है, वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, तो माना स्मॉल t समय पश्चात वस्तु का वेग v1 से बदलकर कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अर्थात वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटा समय स्मॉल t के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का एमकेएस मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण हमेशा निर्भर करता है किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की दिशा पर। त्वरण का संबंध हमेशा किससे होता है? बल से होता है। जब वस्तु पर बल लगता है, वस्तु की गति त्वरित होती है, अर्थात वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण उत्पन्न होने पर वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। तो कहने का अर्थ यह है त्वरण का सीधा संबंध किससे होता है? वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से होता है। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे बल पर, एक छोटी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम त्वरण और बल पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हल करेंगे। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बल पर, जिसे हम कहते हैं फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स अर्थात बल का अर्थ होता क्या है, किसे कहते हैं हम बल? आपने जनरली देखा होगा, अपने दैनिक जीवन में इन घटनाओं को भी आपने अनुभव किया होगा इन चीजों का, कि कोई भी वस्तु अपनी एक जगह रखी हुई है, किसी बिंदु पर टिकी हुई है। अब यदि हमें उस वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचाना है, अर्थात उसे कुछ दूरी पर विस्थापित करना है, तो क्या वह वस्तु अपने आप ही विस्थापित हो जाती है कि अपने आप ही गति कर जाती है? नहीं करती है। वह वस्तु गति कब करती है? जब उस वस्तु पर क्या लगाया जाए? बल लगाया जाए। यानी कि जब हम बल आरोपित करेंगे तो ही वह वस्तु एक बिंदु से विस्थापित होकर दूसरे बिंदु पर पहुंचेगी। बिना बल के उस वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचाना संभव नहीं है। इसी प्रकार
यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यदि हमें उसकी गति में परिवर्तन करना है, कि वह वस्तु जिस वेग से गति कर रही है, चाहे उसका वेग ज्यादा हो या कम हो, यदि हमें उसकी गति में परिवर्तन करना हो, अर्थात या तो उसकी गति को पहले से तेज करना हो या उस वस्तु की गति को हमें अवमंदित करना हो, अर्थात पहले से स्लो करना हो, धीरे करना हो, तो भी हमें उस वस्तु पर बल लगाना होगा। क्या बिना बल लगाए ही वस्तु की गति में परिवर्तन संभव है? क्या नहीं है। तो बल हम किसे कहते हैं? बल की परिभाषा, बल का एक्सप्लेनेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी वस्तु स्थिर है, तो यदि हमें उसे गतिशील बनाना है, उसे खिसकाना है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, तो हमें उस वस्तु पर बल लगाना ही होगा। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसकी गति में हमें परिवर्तन करना है, तो भी हमें उस वस्तु पर क्या लगाना होगा? बल लगाना होगा। तो बल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए अथवा किसी गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को, या ऐसे बोल दो कि किए गए प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल के बारे में सबसे पहली बात हमने क्या बताई है आपको? किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने में अथवा किसी गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को बल कहते हैं, अर्थात फोर्स। बल को हम किससे लिखते हैं, किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं, और यह एक सदिश राशि है। तो जब हम बल की दिशा की बात करें तो F के ऊपर इस प्रकार से तीर का चिन्ह हम लगाते हैं, अर्थात वेक्टर F से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल की अपनी एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि यदि किसी स्थिर वस्तु को हमें गतिशील बनाना हो तो हम उसी दिशा में तो बल लगाएंगे, उसी दिशा में तो हम टारगेट को सेट करेंगे। जिस दिशा में हमें वस्तु को गतिशील बनाना है, उसी दिशा में हम वस्तु पर दबाव डालेंगे आगे की ओर। यही होगा। ऐसी किसी गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन करना हो, कि उसकी गति में पहले से गति को तेज करना हो या उसे धीरे धीरे अवमंदित करना हो, तो भी हम एक निश्चित दिशा का आकलन करके ही वस्तु पर बल लगाते हैं। तो बल के बारे में सबसे पहली बात तो यह आ गई, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने में अथवा किसी गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को बल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या होगा? उस वस्तु की या तो गति की दिशा में परिवर्तन होगा, अथवा उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, अथवा वस्तु की गति की दिशा व वेग दोनों में ही परिवर्तन होगा। तो दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की दिशा में अथवा वस्तु के वेग में अथवा वस्तु की गति की दिशा तथा वेग दोनों में परिवर्तन कर दे। किस प्रकार से आपको बताएं। पहला केस, मान लीजिए कोई वस्तु किसी बिंदु P से बिंदु Q की ओर गति कर रही है। कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q की ओर गति कर रही है। यदि हम इस वस्तु पर
इसकी गति की दिशा में ही कोई बल लगा दे, तो जैसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगेगा, तो वस्तु की गति की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसी दिशा में बल लग रहा है। पर वस्तु का जो वेग होगा वह पहले से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात वस्तु की गति कैसी हो जाएगी? त्वरित हो जाएगी। कब? जब हम किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगा दें, तो वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बढ़ेगा, यानी कि वस्तु की गति त्वरित हो जाएगी। दूसरी बात कि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, कोई भी वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है और हमने उस वस्तु पर बल लगा दिया उसके विपरीत दिशा में, जैसे कोई भी वाहन गतिशील अवस्था में होता है जब ब्रेक दबाया जाता है, तो ब्रेक दबाने पर जो बल हमेशा लगता है वह वाहन के पहिए की गति की दिशा में न लग करके गति के विपरीत दिशा में लगता है, जो उस वाहन को रोकने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, हम वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगा दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विपरीत दिशा में बल लगने पर वस्तु का वेग धीरे धीरे समय के सापेक्ष घटने लगेगा। अर्थात वस्तु की गति में क्या उत्पन्न होगा? मंदन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? मंदन उत्पन्न होगा और धीरे धीरे वस्तु की गति अवमंदित होने लगेगी और अंततः वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात रुक जाएगी। तो ये दो केस, कोई किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगाया जाए, जब वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए। तीसरा एक केस और हम पढ़ते हैं कि हम किसी वस्तु पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगा दें। तो यदि हम किसी वस्तु पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगा दें कि वस्तु तो इस प्रकार से कागज तल पर दाईं ओर गति कर रही है और हमने किसी वस्तु पर बल लगा दिया, और यह जो बल है वह किस दिशा में लगाया है? गति की दिशा के लंबवत। अर्थात जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उस दिशा के लंबवत हमने बल लगाया। तो इस बात को आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बात है वाली, और ये आपके आगे काम भी आएगी चीजें। तो यदि किसी वस्तु पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु अपनी पहले वाली गति की दिशा में नहीं बनी रहती है, बल्कि वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर घूम जाती है। जब किसी वस्तु पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगाया जाए, तो गति की दिशा के लंबवत बल लगने पर वस्तु सदैव वृत्ताकार पथ पर घूम जाती है, और जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं हम? अभिकेंद्रीय त्वरण। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को कि जब हमने किसी वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया तो वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बढ़ा, अर्थात वस्तु की गति त्वरित हुई, वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न हुआ। जैसे हमने वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाया तो वस्तु का वेग समय के सापेक्ष घटेगा, वस्तु की गति में मंदन उत्पन्न होगा और वस्तु की गति अवमंदित हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं उसकी गति के लंबवत दिशा में,
कि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके लंबवत दिशा में हम बल आरोपित करें तो इस स्थिति में वस्तु अपनी पहले वाली दिशा में गति नहीं करती है बल्कि वृत्ताकार पथ पर घूम जाती है। तो इस स्थिति में वस्तु की गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है, यहां पर हुआ क्या है, जैसी गति के लंबवत दिशा में बल लगाए तो वस्तु के वेग में तो परिवर्तन नहीं हुआ, पर वह वस्तु अपने पहले वाली गति के लंबवत दिशा में बल के प्रभाव में घूमने पर वस्तु का पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है A बराबर v स्क्वायर बटा r। यहां पर v क्या है, वस्तु का वेग, r क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जैसे ही वस्तु की गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो उस पथ की त्रिज्या कितनी होगी, यहां पर r पथ की त्रिज्या को व्यक्त करती है। तो यह जाता है जब वस्तु पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमेगी, तो वस्तु की गति में जो त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम कह रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, वह कितना होगा, a बराबर v स्क्वायर बटा r। समझ में आ गया। अब मैंने आपसे कहा है बल त्वरण जो होता है उसका सीधा संबंध किससे होता है, बल से, क्योंकि वस्तु की गति में त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वस्तु पर बाह्य बल लगे। तो इन दोनों में जो संबंध होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल बराबर होता है वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम लिखते हैं F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो बल के बारे में तीसरी बात ये भी कह सकते हैं आप कि किसी कण या वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होता है, F बराबर ma। ठीक है। बल के मात्रक की हम बात करें, बल का मात्रक क्या होता है, सबसे पहली बात जो MKS पद्धति मात्रक पद्धति होती है उसमें बल का मात्रक, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या हो गया, F बराबर ma के सूत्र से निकाल दिया हमने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, इसे हम व्यक्त करेंगे n से। समझ में आ गया सबको। दूसरी मात्रक पद्धति CGS। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, CGS पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम की जगह किस में लिखेंगे, ग्राम में। त्वरण का मात्रक क्या होगा CGS पद्धति में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाइन कहते हैं। तो ध्यान रहे बल का मात्रक MKS पद्धति में होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अर्थात न्यूटन, तथा CGS पद्धति में होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ये संबंध आ जाता है बल तथा त्वरण में, क्योंकि मैंने आपसे कहा है त्वरण का सीधा संबंध किससे होता है,
बल से होता है। वस्तु की गति त्वरित या अवमंदित तभी होती है जब वस्तु पर क्या लगे, बल आरोपित किया जाए। ये संबंध आप अपने सिलेबस में चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। उस डेरिवेशन में इस संबंध की आप उत्पत्ति करके देखेंगे और आपको मिलेगा रिजल्ट F बराबर ma। फिलहाल आप इस संबंध को ध्यान रखें जिसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल कर सके। समझ में आ गया? तो ये था बाह्य बल F बराबर ma। अब हम कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं पहले से। ये कुछ प्रश्न जो है बल और त्वरण दोनों पर ही आधारित है जिन्हें हमें हल करना है। सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान कण की गति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन उत्पन्न होने पर कण को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। क्या कहा है, एक गतिमान कण जिसका प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखते हैं, v1 से। यह आ जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड कण का प्रारंभिक वेग। फिर आपसे कह रहा है कण की गति में जो एक समान मंदन उत्पन्न हो रहा है वह कितना है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन ए बराबर, मंदन कौन सा त्वरण होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ए बराबर मंदन आ रहा है तो लिखेंगे -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन है तो माइनस का चिन्ह आपने यहां पर लगाया हुआ है। आगे कह रहा है कण को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। तो जब कोई कण विराम अवस्था में आएगा, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी बात कि जब कोई कण विराम अवस्था में आता है तो उसका कौन सा वेग शून्य हो जाएगा, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो विराम अवस्था में आते ही अंतिम वेग शून्य होगा, v2 बराबर 0। कण को कितना समय लगेगा, t बराबर क्वेश्चन मार्क। आ जाओ त्वरण की परिभाषा से। क्या होता है त्वरण, a बराबर, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, v2 माइनस v1 बटा स्मॉल t। कण की गति में जो त्वरण है यानी कि मंदन है, मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है, दे रखा है आपको -0.5 बराबर v2 का मान है 0 माइनस v1 का मान है 25 और समय आपसे पूछ रहा है t। तो आ जाएगा -0.5 इज इक्वल्स टू -25 बटा t। तो आ जाएगा, इससे दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। t का मान निकालोगे, 25 में किसका भाग लगा दोगे, 0.5 का, ये होगा। और जैसे ही 25 में 0.5 का भाग लगाओगे, दशमलव हटा के 0 आपने लगा दी, तो t बराबर आ जाएगा 50 सेकंड। t बराबर 50 सेकंड। तो मिल गया आपको रिजल्ट। क्या पूछा था प्रश्न में आपसे कि उस कण को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। आपने हल करके बता दिया कि जब उस कण की गति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन होगा तो उस कण को विराम अवस्था में आने में 50 सेकंड का समय लगेगा। अर्थात 50 सेकंड पश्चात कण स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ गया? यह था आपका पहला प्रश्न। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा है स्थिर अवस्था में रखी वस्तु की गति में
0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होने पर 5 मिनट पश्चात वस्तु का वेग क्या होगा। कि जो वस्तु है वो पहले कैसी अवस्था में रखी है, स्थिर अवस्था में। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी, तो मैंने आपको कल बताया था, जो वस्तु स्थिर अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करे उस वस्तु का कौन सा वेग शून्य होता है, प्रारंभिक या अंतिम। प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो स्थिर अवस्था से गति शुरू कर रही है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 बराबर 0 है। इस वस्तु की गति में एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। कितना है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु की गति में त्वरण a बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही त्वरण उत्पन्न हो रहा है। आपसे कह रहा है 5 मिनट पश्चात, समय आपको t बराबर दे रखा है 5 मिनट। समय का m के मात्रक क्या होता है बताया हुआ है मैंने आपको, सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। फिर आपसे कह रहा है 5 मिनट पश्चात वस्तु का अंतिम वेग, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे? v2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही होगा। त्वरण की परिभाषा हम लागू करें, त्वरण का सूत्र a बराबर होता है v2 माइनस v1 बटा t। a बराबर कितना है? v2 तो आपको निकालना है, मान रखो आप पहले। a का मान 0.1, v2 माइनस 0 बटा t का मान आ जाएगा 300। तो v2 माइनस 0, v2 आएगा, v2 का मान आपको निकालना है तो 0.1 से गुणा कर देंगे 300, तो ये कितना आ जाएगा? v2 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जैसे ही उस वस्तु की गति में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा, तो 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होने पर 5 मिनट पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। यह आ जाएगा वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न पर बात करें। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। इस वस्तु पर कितना बाह्य बल लगाया जाए? बल के बारे में पूछ रहा है कि 1 मिनट पश्चात वस्तु 22 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर ले। तो आपको क्या दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ये 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से वस्तु गतिमान है। कौन सा वेग दे रखा है आपको? प्रारंभिक वेग v1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से वस्तु गति कर रही है। इस वस्तु पर कितना बाह्य बल लगाएं? F बराबर क्वेश्चन मार्क, यही है कि 1 मिनट पश्चात समय स्मॉल t बराबर 1 मिनट आपको दिया है, इसको सेकंड में चेंज करें, कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। कि 60 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग, ये कौन सा वेग है? 1 सेकंड बाद प्रारंभिक या अंतिम? अंतिम वेग होगा, तो आ जाएगा v2 बराबर 22 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछ रहा है आपसे? बल के बारे में। मैंने आपको बताया है ना कि बल और त्वरण के बीच क्या संबंध होता है? होता है संबंध F बराबर ma। यही होगा। F बराबर m का मान 10 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। अब आ जाओ त्वरण। त्वरण क्या होता है? स्मॉल a बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय v2 माइनस v1 बटा
स्मॉल टी। तो F बराबर द्रव्यमान 10 किलोग्राम, V2 अंतिम वेग है 22 मीटर प्रति सेकंड, V1 प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड बटा समय दिया हुआ है 60 सेकंड। यही होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे F बराबर 10, 22 माइनस 10 यह जाएगा 12 बटा 60, 120 बटा 60 तो आ जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल कितना आएगा 10 न्यूटन। यानी कि आपसे प्रश्न में कहा था कि हम उस वस्तु पर कितना बाह्य बल लगाएं कि इस वस्तु जो पहले 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी, बाद में वस्तु का वेग कितना हो रहा है 22 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें उस वस्तु पर कितना बल लगाना होगा 10 न्यूटन बल लगाना होगा। सॉरी, तो हमें उस वस्तु पर 2 न्यूटन बल लगाना होगा, जिसके कारण 1 मिनट पश्चात वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो जाएगा 22 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ में आएंगे यहां तक सभी को। लास्ट चौथे प्रश्न की हम बात करें। चौथे प्रश्न में आपसे कहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का निकाय। प्रश्न को करने का तरीका है एक एक स्टेप को पढ़ें, नोट करें, आगे जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करें, लास्ट में फॉर्मूला आप अप्लाई करें। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का निकाय प्रारंभ में 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। कि ये प्रारंभ में निकाय 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, अर्थात निकाय का प्रारंभिक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड। निकाय का द्रव्यमान कितना है m बराबर 50 किलोग्राम। ठीक है। यदि इस निकाय पर 100 न्यूटन बाह्य बल लगाया जाए, F बराबर आ जाएगा 100 न्यूटन। इतना बाह्य बल हम निकाय पर लगा रहे हैं। कहां पर लगा रहे हैं हम? गति के विपरीत दिशा में। मैंने आपसे कहा था ना, गति के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो वस्तु की गति त्वरित होगी या अवमंदित होगी? अवमंदित होगी, अर्थात वस्तु की गति में मंदन उत्पन्न होगा। तो विपरीत दिशा में जब बल लगाएंगे तो निकाय कितने समय पश्चात विराम हो जाएगा? कि निकाय कितने समय पश्चात t बराबर क्वेश्चन मार्क विराम हो जाएगा, और जैसे निकाय विराम होगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही होगा। तो आप जानते हैं वस्तु पर जब बल गति के विपरीत दिशा में लगेगा तो F बराबर ma का उपयोग करके यदि हम a निकालें तो a क्या होगा? त्वरण होगा या मंदन होगा? a यहां पर होगा मंदन। क्या होगा? मंदन होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि F बराबर आता है ma, ठीक है, तो आ जाएगा इसलिए वस्तु की गति में उत्पन्न मंदन, कि वस्तु की गति में कितना मंदन उत्पन्न होगा? A बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला F अपॉन m। क्या ये मंदन है ना, इसलिए हम किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। क्लियर? तो आ जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल है 100 न्यूटन, द्रव्यमान है वस्तु का 50 किलोग्राम, तो वस्तु की गति में मंदन होगा -2 न्यूटन, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु की गति में मंदन कितना होगा? -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मिल गया आपको मंदन। अब आप दोबारा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि A बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1 बटा T।
यही होता है त्वरण या मंदन का सूत्र। तो ए बराबर आपको दे रखा है -2, अंतिम वेग वस्तु का आपसे 0 करवा रहा है, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 8 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय बाद होगा ये समय आपसे पूछ रहा है। ये होगा तो आ जाएगा -2 बराबर 0 में से 8 को घटाएंगे -8, -8 बटा स्मॉल टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर 8/2, तो आ जाएगा इससे t बराबर कितना सेकंड आएगा 4 सेकंड आएगा। मिल गया रिजल्ट आपको कि 50 किलोग्राम की जो ये वस्तु प्रारंभ में 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही थी। जब हम इस वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाते हैं गति के विपरीत दिशा में, तो आपसे कहा था कितने समय पश्चात जो है हमें मिल गया 4 सेकंड पश्चात वह निकाय विराम हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें, वस्तु का प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान, वस्तु पर लगने वाला बल, अंतिम वेग ये आपको दिया हुआ था। समय आपसे पूछ रहा था कितने समय पश्चात वस्तु विराम होगी। तो सबसे पहले हमने F बराबर ma की सहायता से वस्तु की गति में मंदन हमने निकाला कि जब वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगेगा 50 किलोग्राम की वस्तु पर, तो वस्तु की गति में मंदन कितना होगा, तो मंदन आता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें हमने माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, त्वरण नहीं है बल्कि क्या है, मंदन है, जो वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ए बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हम ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय का उपयोग करते हैं, तो लास्ट में आपको मिल जाता है टी बराबर 4 सेकंड, अर्थात वस्तु 4 सेकंड पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे बल और त्वरण में संबंध के आधार पर हमने इन्हें हल किया। और मैंने आपसे कहा था त्वरण का संबंध किससे होता है, बल से होता है। वस्तु पर बल लगेगा तो ही वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होगा, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। समझ में आ गया सभी को?